अभी का क्लास समझ में आ रहा है? सबको दिख रहा है ना ये? यस मैम। ओके, सो विल कंटिन्यू। आज हम देखेंगे थियरीज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। देखिए, जो रिसर्चर है उन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बारे में जो है थियरीज जो है डेवलप किया है। सिद्धांत, थियरी मतलब सिद्धांत। इंट्रासाइकिक थियरी, टाइप थियरी, ट्रेट थियरी, सोशल लर्निंग थियरी एंड सेल्फ थियरी। ऐसा 5 थियरी जो है ये पर्सनालिटी थियरी का 5 हेड में उन्होंने किया है। और देखिए, ये जो थियरीज है, क्या हो रहा है, ये थियरी अलग अलग पर्सनालिटी के बारे में जो है बताया जाता है। पर्सनालिटी, हाउ पर्सनालिटी जो है फॉर्मेशन होता है उसके बारे में। तो एक एक थियरी जो है हम देखेंगे। इंट्रासाइकिक थियरी, ये जो थियरी ये किया है सिगमंड फ्राइड ने, ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थियरीज है जो पर्सनालिटी में। सिगमंड फ्राइड क्या बोलता है कि यहाँ पे ह्यूमन माइंड है, ये 3 एलिमेंट है। ह्यूमन माइंड का जो है 3 एलिमेंट है, प्री कॉन्शियस, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। प्री कॉन्शियस मतलब पहले ही उसको पता रहता है, और कॉन्शियस मतलब जब ये कर रहा है तो उसका फीलिंग वगैरह जो है मतलब क्या होगा यहाँ पे, कॉन्शियस में फीलिंग बिलीफ उसको पता रहता है। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मतलब बिना सोच के बिना ये करके जो है यहाँ पे जो ब्रेन में जो काम चलता रहता है उसको अनकॉन्शियस करके बोलते हैं। तो इसको हाइप्नोटिज्म, हिप्नोटिज्म बोलते हैं ना, हिप्नोटिज्म वगैरह जो करके ये करते हैं। फ्रीयर, सेगमेंट फ्रेड क्या बोलता है, यूजुअली जो कॉन्शियस जो रहता है, मतलब हम सोच समझ के जो बातें करते हैं, रीजन रियलिटी मतलब ये रीजन रियलिटी के प्रिंसिपल के आधार पर रहता है। एंड अनकॉन्शियस कैसा रहता है यहाँ पे, जो मतलब आप बिना कभी भी ऐसा आ जाता है ना अनकॉन्शियस माइंड से जो हम ये बोल देते हैं। तो ये 3 जो इसमें ये बोला है, यहाँ पे जो है माइंड में जो है 3 या आता है, देखिए विद इन द ह्यूमन माइंड ईद, ईगो एंड सुपर ईगो करके आता है यहाँ पे पार्ट्स ऑफ माइंड में जो है। और उसके हिसाब से हमारा जो रिएक्शन एंड मॉडिफिकेशन जो है रहता है। ईद मतलब क्या है, सिगमंड फ्रेड क्या बोलता है, ईद, द आईडी मतलब ईद। ये जो है मोस्ट बेसिक सिस्टम ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी है। ये फ्रेड थियरी जो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे प्रिंसिपल ग्रिड प्लेजर, ये रिप्रेजेंट द स्टोर हाउस ऑफ ऑल इंस्टिंक्ट। मतलब ये क्या है, स्टोर हाउस ऑफ ऑल इंस्टिंक्ट है। इसमें उसका डिजायर या विशेस जो भी रहेगा अनकॉन्शियसली क्या होता है, डायरेक्ट रहता है और डिटरमाइंड उसका बिहेवियर में डिटरमाइंड रहता है। बट ईद का मतलब क्या होता है, ईद में यूजुअली क्या बिहेवियर रहता है, चाइल्डिश बिहेवियर रहता है। ईद का मतलब जिसका माइंड में मतलब अनकॉन्शियसली डायरेक्ट उसका जो बिहेवियर ईद अगर है, तो उनका बिहेवियर कैसा रहेगा, चाइल्डिश, इरेशनल, नेवर सेटिस्फाइड। मतलब वो क्या है, बच्चे जैसे बड़ा होने के बाद भी अगर 40-45 का भी है तो भी उसका क्या होगा, चाइल्डिश बिहेवियर, इरेशनल, कुछ भी ये नहीं है, एंड नेवर सेटिस्फाइड है, एंड डिमांडिंग एंड कंस्ट्रक्टिव ऑफ अदर्स। मतलब वो पूछेगा कि ये क्या है, मुझे चाहिए, कब तक देंगे। तो ये जो ईद इज द फाउंडेशन अपॉन विच ऑल पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी। मतलब क्या होगा, ये जो बिहेवियर जो है यहाँ पे सिगमंड फ्राइड बोलता है कि फाउंडेशन ऑफ जो है देखिए मैं यहाँ पे आगे का भी अपना चैप्टर है ट्रांजैक्शन एनालिसिस, उसका और इसका थोड़ा सा रिलेटेड है, पर्सनालिटी के इसमें आ जाता है। देखिए ये यूजुअली ये बिहेवियर अगर हम देखते हैं, जैसे न्यू बॉर्न बेबी मतलब अभी बच्चा पैदा हुआ है तो उसका बारे में परसेप्शन कुछ भी नहीं है, ग्रहित कुछ भी नहीं है, और ये नहीं है, साइकिक एनर्जी रहता है। और फ्रेड क्या बोलता है यहाँ पे, लिबिडो अकॉर्डिंग टू फ्रेड इट्स अ टोटली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग प्लेजर एंड अवॉइडिंग द पेन।
जो है यहाँ पे रहता है। तो यूजुअली ये जो भी रहेंगे बिहेवियर में, दे कैन नॉट टॉलरेट अनकंफर्टेबल लेवल ऑफ टेंशन। मतलब ये लोग क्या है कि जो भी अनकंफर्टेबल लेवल ऑफ टेंशन वगैरह रहेगा तो उसको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, और टेंशन को वो बिल्कुल डील करने में ये होते हैं। इसके बारे में जो है अपना जो सिगमंड फ्रेड बोलता है, जैसे इंडिविजुअल जब भी ये आता है तो उस वक्त क्या करेगा कि वो इरिटेशन होने लगता है। ईगो, ईद के बाद ईगो आता है। ईगो में इंडिविजुअल लर्न्स अ सेपरेट यूनिटरली फ्रॉम रियलिटी चाइल्डहुड। मतलब ईगो में क्या होगा कि जैसे पहले में ईद में कैसा रहेगा पर्सनालिटी में, जैसे बच्चा जैसा इरिटेबल है, टेंशन उसको होता नहीं है, ये सभी है। ईगो में क्या होगा, यहाँ पे जो है सिगमंड फ्राइड बोलता है ईगो में वो लर्निंग रहता है, यहाँ पे लॉजिकल बारे में, मतलब सोचता है, लॉजिकली थिंकिंग है। और अपना क्या होगा कि हेल्दी साइकोलॉजिकल बैलेंस बिटवीन ईद एंड इम्पल्सिव डिमांड जो है उसको ये करता है। बट ईगो का जो है इट्स अ रैशनल मास्टर है। यूजुअली ईगो इज अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी। जो है हम क्या करते हैं अपना गेट वे ऑफ एक्शन के लिए ये करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईगो इज क्या होगा कि वो डिस्टिंग्विश करता है, क्या करता है, डिस्टिंग्विश मेंटल इमेजेस एंड एक्चुअल सोर्सेस क्या है टेंशन रिलीज का, इसके बारे में वो ये करता है। बट जो भी टेंशन रिडक्शन के लिए जो काम करना है उसके लिए मतलब क्या करना पड़ेगा ये करता है। तो इसमें कैसे रहेगा ईगो में, वो यूजुअली क्या करेगा कि परसीविंग मतलब ऑब्जर्विंग, मतलब एक्यूरेटली क्या हो रहा है आउटसाइड द वर्ल्ड वो देखेगा, रिकॉर्डिंग करेगा, रिकॉर्डिंग मतलब रिमेम्बरिंग करेगा, और अपना जो भी मॉडिफिकेशन मतलब अपने आप को जो है मॉडिफिकेशन के सोचेगा। नेक्स्ट जो है सिगमंड फ्राइड का जो है थर्ड जो स्टेज है सुपर ईगो करके बोलते हैं। सुपर ईगो इज अ नोबलेस्ट थॉट है। फीलिंग जो भी आएगा एक्वायर्ड बाय द पर्सन, मतलब ये कैसे रहेगा सुपर ईगो में, वो क्या करेगा, वो कहाँ से एक्वायर करते मतलब वो कहाँ से लेता है, उसका पेरेंट्स है, टीचर है, फ्रेंड्स है, रिलीजन से, ऑर्गेनाइजेशन से, कलीग से, इन सब से जो है वो अडॉप्ट करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़े होते जाता है तो अपना पेरेंटल एंड कल्चरल एटीट्यूड एंड वैल्यूज को क्या करेगा, ये डेवलप करते हुए जाएगा। और सुपर ईगो इज अ मॉरलिस्टिक सेगमेंट करके बोलते हैं ह्यूमन पर्सनालिटी में। और ये प्राइमरी कंसर्न ऑफ सुपर ईगो क्या होगा कि यहाँ पे राइट और रॉन्ग जो भी चीजें हैं यहाँ पे सोचता है। और ये सुपर ईगो क्या है, एक्ट एज एन सेंसर, सेंसर जैसा ये काम करता है कि यूजुअली कौन सा चीजें गलत है, कौन सा चीजें सही है, इसके बारे में सुपर ईगो में वो ज्यादा ये करता है, मतलब उसके बारे में वो सोचता है। मतलब ये साइकोलॉजिस्ट जो है क्या बोल रहा है, ईगो जो है सुपर ईगो क्या होगा, ये मोरालिटी मतलब वो सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा बेनिफिटेड है करके बोलते हैं। नेक्स्ट जो थियरी है ट्रेड थियरी। ट्रेड थियरी में जो है हम देखते हैं यहाँ पे ट्रेड थियरी में क्या बोलता है यहाँ पे कौन कौन इसका थियरिस्ट है ट्रेड थियरी का, अल्पॉर्ट है, कैटल है, शेल्डन है। अल्पॉर्ट का ओपिनियन में क्या होता है कि इंडिविजुअल प्रोसेस सेट ऑफ ट्रेड्स, ट्रेड्स मतलब ये क्या कुछ ट्रेड रहता है, यूजुअली यूनिकनेस ऑफ पर्सनालिटी रहते हैं। कौन बोल रहा है, ये अल्पोर्ट बोल रहा है। कैटल क्या बोलता है कि ट्रेड थियरी में कि यूजुअली क्या करेगा यहाँ पे, एनालिसिस हैज डेवलप द फैक्टर जो है, जैसे सोमैटिक एंग्जाइटी है, डोमिनेंस है, ये सब के बारे में बोलता है। शेल्डन क्या किया है, उसको आगे बढ़ोते हुए कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट ऑफ एंड सॉफ्ट एंड सेफरल स्ट्रक्चर बोलता है यहाँ पे। और 3 एस्पेक्ट जो है, टेम्परमेंट है, कंफर्टमेंट है एंड फिजिकल एडवेंचर है, रिस्क टेकिंग है, ये सभी शेल्डन के बारे में, रिलेशनशिप है, ये सभी चीजें यहाँ पे बोलता है। और एक थियरी है इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेड थियरी। इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेड थियरी मतलब ट्रेड थियरी का इवैल्यूएशन हो गया,
पहला जो था अनरियलिस्टिक था पर्सनालिटी का, अभी वो कैटेगराइजेशन किया गया है। ट्रेड थियरी टू एब्स्ट्रैक्ट है, फॉर एग्जांपल मेजरिंग कुछ नहीं हो सकता है, जैसे एंग्जाइटी मतलब क्या है, आपको तनाव आया है, तनाव को क्या आप मेजरमेंट करोगे, तनाव कितने परसेंटेज आया, कितना किलो आया, ऐसा हम लोग उसको वे नहीं कर सकते, मेजरमेंट बिल्कुल नहीं सकते कर सकते हैं। और आप बोलेंगे ना मुझे गुस्सा आया, गुस्सा आया मतलब आप बोलोगे क्या कितना परसेंटेज गुस्सा है, कितना केजी का या कितना पाउंड का गुस्सा है, वो वैसा मेजरमेंट हम नहीं कर सकते हैं। तो ये ट्रेड थियरी का एवोल्यूशन है। और एक है यहाँ पे ट्रेड थियरी क्या बोलता है कि ऑर्गेनाइज पर्सनालिटी के बारे में बोलता है। फोर इम्पोर्टेंट है कि ये ट्रेड थियरी में जो है फोर इम्पोर्टेंट थिंग है पर्सनालिटी के आधार पर। और है फंडामेंटल ड्रॉबैक भी है ट्रेड थियरी का कि डिस्क्रिप्टिव, ये जो थियरी है डिस्क्रिप्टिव है, एनालिटिकल बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट जो थियरी है सेल्फ थियरी बोलते हैं। सेल्फ थियरी क्या है, इंट्रासाइकिक है, फिजियोनॉमी है, एंड ट्रेड थियरी रिप्रेजेंट द ट्रेडिशनल अप्रोचेस है और कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनालिटी के बारे में बोलता है। सेल्फ थियरी क्या होता है, सेल्फ थियरी में ये रिजेक्ट करता है कौन सा, बिहेवियरिस्टिक एंड साइकोएनालिटिक का जो है कंसेप्शन को, वो क्या बोलता है, रिजेक्ट करता है। और यूजुअली इस थियरी को जो है कार्लो रॉजर ने क्या किया, उसका एसोसिएट और वो मिलके इस सेल्फ थियरी को बनाया है एम्फोसिस। बट यहाँ पे क्या होगा, किसके ऊपर इन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, इनिशिएटिंग, क्रिएटिंग, इन्फ्लुएंशियल डिटरमेंट है, बिहेवियर का इन्फ्लुएंशियल डिटरमेंट क्या हो सकता है इसके बारे में बताया है। और सेल्फ थियरी में क्या होगा, सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ डेवलपमेंट, इसके बारे में बोलता है। कल के क्लास में मैंने बताया था ना आपको, ये सेल्फ कंसेप्ट मतलब क्या है, पर्सनल सेल्फ क्या हो सकता है, ऑर्गेनिज्म क्या है, कल के क्लास में मैं सेल्फ पर्सनालिटी के बारे में कल में पूरा बताया गया है। अभी फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब हम अपना देखने का दृष्टिकोण कैसे बदलता है। देखिए जब भी आप एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण, दृष्टिकोण कैसे बनेगा, जजमेंट कंसर्निंग द ऑब्जेक्ट या ये सभी चीजें हैं। देखिए एटीट्यूड को क्या कैरेक्टराइज किया जाएगा, तीन में से एक है फर्स्ट दे टेंड टू परसिस्ट अनलेस समथिंग इज डन चेंज देम, मतलब क्या होगा, एटीट्यूड कैसे रहेगा, अगर आप उसको बदलाव नहीं लाना चाहते तब तक वो ऐसे ही रहेगा। सेकंड जो है कि क्या होगा यहाँ पे, ये जो एटीट्यूड जो भी है, देखने का दृष्टिकोण जो है, वेरी फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन में भी वो रहता है। थर्ड जो है एटीट्यूड कैसे डायरेक्शन होता है, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, यानी चीजें के बारे में है। एंड वो किसके ऊपर अफेक्ट करेगा, फीलिंग्स ऑफ द पर्सन, बिलीव्स ऑफ द पर्सन के ऊपर रहता है। अभी फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड का फॉर्मेशन कैसे बढ़ोतरी होता है, इसका जो सोर्स क्या है, इसका मूल क्या है, अगर देखते हैं, पहला जो है डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ घटना घटी है तो उसके बारे में जो है आपको क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपीरियंस आ जाएगा, कि एक्सपीरियंस के साथ क्या होगा, एटीट्यूड जो है बदलता हुआ जाता है, मतलब एक्सपीरियंस जैसा रहेगा वैसा ही आपका ये रहेगा। पर्सनालिटी जो भी एटीट्यूड जैसे आप क्या होगा, अभी एक एग्जांपल पे बताना चाहूंगी। हम बोलते हैं ना, यूजुअली आप बैंकर्स, इसलिए मैं वो उदाहरण लेना चाहूंगी। आप अच्छे से परसुएशन करोगे, परसुएशन मतलब लोगों को अच्छा आप समझाओगे तो रिकवरी अपने आप हो जाता है ना, ये जो है ये आपका सोच है, आपका एटीट्यूड है, देखने का दृष्टिकोण है, ठीक है। जब तक आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं मिलता है तब तक आपका जो है क्या होगा, ये एटीट्यूड आपका रहेगा। ये आपने क्या किया, रिकवरी सेल में आप अभी अब ट्रांसफर होके गए और आपने क्या किया, वहां पे आप रिकवरी के लिए गए, पहले का जो एटीट्यूड आपका कैसा था, अगर आप जो भी कस्टमर है अच्छा से समझाओगे तो वो समझ लेगा, ऐसा आपका सोच था। बट अभी क्या हो गया, जाने के बाद आपने एक आदमी को समझाना चाहते थे बट वो आदमी समझा ही नहीं है,
तो उस वक्त क्या हुआ, डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिला ना अभी आपको, कि उस वक्त आपको समझाना मतलब आपको हो गया कि क्या है कि केवल परसुएशन से नहीं है, कभी कभी क्या होगा, कभी कभी लॉ का भी यूज हमें करना पड़ेगा फॉर द लोन रिकवरी। तो ये क्या आ गया, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। एटीट्यूड का फॉर्मेशन कैसा होता है, एटीट्यूड का फॉर्मेशन कैसा होगा कि जब आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेंगे तभी। जैसे एम्प्लॉय का एटीट्यूड का फॉर्मेशन कैसे होता है, थ्रू द देयर जॉब एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के द्वारा। जैसे पहले और बाद में, जब जॉब में लगने के बाद उनका जब एक्सपीरियंस रहता है, तो उस वक्त क्या होगा, वहां पे उनका जो एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है, तो लास्ट में जो भी मतलब लास्ट के मतलब में उनका जो भी एटीट्यूड है, दैट इज अ डिफिकल्ट। एक्सपीरियंस के बाद जो है उनका एटीट्यूड को क्या होगा, चेंज करना मुश्किल हो जाता है। देन सेकंड जो है, पहला जो है डायरेक्ट एक्सपीरियंस के द्वारा, सेकंड क्लासिकल कंडीशनिंग एंड एटीट्यूड। क्लासिकल कंडीशनिंग एटीट्यूड के द्वारा जो है अपना एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पे वेरियस ऑब्जेक्ट एंड इमोशनल रिएक्शंस है, तो उसके साथ जो है यहाँ पे जो है क्लासिकल कंडीशनिंग एटीट्यूड होता है। और जब एक उदाहरण यहाँ पे आप देखे होंगे कि बहुत सारा सोल्जर जो है पर्शियन गल्फ वॉर में क्या किया वो, मतलब वो कभी भी नहीं चाहते थे कि बीची सैंडी बीच में ये करने के लिए। तो उस वक्त क्या हुआ, उनका नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द सैंड, मतलब जो सैंड था उसके ऊपर नेगेटिव एटीट्यूड था। तो पॉजिटिव एसोसिएशन कैन बी डेवलप क्लासिकल कंडीशनिंग में। कैसे होगा कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि क्लासिकल कंडीशनिंग में एडवर्टाइज में यूज करते हुए ये करना कर सकते हैं। और प्रोडक्ट कंज्यूमर बाय पॉजिटिव फीलिंग आना चाहिए, मतलब आप एडवर्टाइज करके पॉजिटिव फीलिंग आके लोग वो वस्तु खरीदी कर सकते हैं। तीसरा कंडीशनिंग क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग एटीट्यूड एक्विजिशन में आता है। ऑपरेट कंडीशंस मतलब क्या होगा कि रीइंफोर्स्ड होता है शब्द के द्वारा या बिना शब्द के द्वारा। और पर्सन जो है यहाँ पे ये करता है, मॉडिफाई अबंडन ऑफ एटीट्यूड रहता है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है डायरेक्ट इन्फोर्समेंट या पनिशमेंट के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाएगा। अभी वेरियस लर्निंग थियरी है, पर्सन्स वेरियस लर्निंग थियरी में क्या होगा, यहाँ पे होते हैं इस थियरी में पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कैसे होता है। वेरियस लर्निंग थियरी मतलब जो सीखता है उसके आधार पर क्या क्या है, टेलीविजन है, फिल्म है, मीडिया है, ये सभी चीजें यहाँ पे आता है। ओके, ये इधर तक समझ में आया। नेक्स्ट जो है हमारा ट्रांजैक्शन एनालिसिस। एरिक ब्रेन करके है, इन्होंने ट्रांजैक्शन एनालिसिस का क्या किया, इन्होंने डेवलपमेंट किया है। ये थियरी जो है क्या करता है, नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताए। ट्रांजैक्शन एनालिसिस में नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताता है, जो डे टू डे प्रैक्टिस हम करते हैं। और ये थियरी एरिक ब्रेन का जो थियरी है, देखिए आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ सकता है। कैसे कि हु डेवलप द ट्रांजैक्शन एनालिसिस थियरी, हु डेवलप द और द ट्रांजैक्शन एनालिसिस थियरी इज डेवलप्ड बाय, क्या होगा, एरिक ब्रेने, मैस्लोस थियरी, सॉरी मैस्लोस है, अब्राहम मैस्लोस है, मार्क जाजर है। ऐसा 3 दिया तो आप क्या करोगे, एरिक ब्रेन करके लिखोगे। तो ये जो है ना, ये थियरी को एरिक ब्रेन ने किया। यहाँ पे ये थियरी क्या बोलता है कि फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द ह्यूमन बीइंग्स, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द ह्यूमन बीइंग्स क्या होता है, और लोगों का जो माइंड है, इस माइंड को सब डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। ईगो स्टेट, माइंड को 3 पार्ट में ईगो स्टेट करके बोलते हैं। बहुत ही अच्छा ये थियरी है, ट्रांजैक्शन थियरी। आप ये करोगे ना, मतलब आप जब भी पढ़ोगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन चेंजेस के बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसे ईगो स्टेट जैसा एक साइक मतलब मानसिक स्वरूप से क्या चेंज होता है, और हर एक ईगो स्टेट जैसे जैसे बदलता है
उसका माइंड जैसे जैसे बदलता है वैसा ही क्या होगा, उसका रेस्पॉन्स जो है रहता है। तो ये ट्रांजैक्शनल थियरी क्या है, व्हाट इज ये? ट्रांजैक्शनल थियरी इज अ टेक्निक है, एक एक तंत्र है। इसमें क्या करता है, एग्जामिन यानी परीक्षण करना है। क्या परीक्षण करना है? नेचर ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी दो व्यक्तियों के बीच में कैसे पारस्परिक संबंध होता है, कैसे वो अपने मतलब इसको एनालाइज करना है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, या इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं है। ये सभी जो है ये एक एग्जामिन करना है टीए के द्वारा। और ट्रांजैक्शन एनालिसिस, टीए मतलब ट्रांजैक्शन एनालिसिस, एक टेक्निक है कि एक दूसरे को कैसे अंडरस्टैंडिंग, लोग अपने एक दूसरे को कैसे अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। जैसे पहले बताया था इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में ह्यूमन बिहेवियर को कैसे, और साथ में मोटिवेशन, काउंसलिंग, इंटरव्यूइंग, ये सभी जो है क्या कर रहा है। इट इज अ पर्सनालिटी एंड साइकोग्राफी टेक्निक है, ये पर्सनालिटी और साइकोग्राफी टेक्निक है, और पर्सनल ग्रोथ को बहुत यूज करता है। और यूजुअली ट्रांजैक्शन एनालिसिस का जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी का एप्लीकेशन है, साथ में मैनेजमेंट एंड एजुकेशन का भी एप्लीकेशन है। वेरियस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या है ट्रांजैक्शन एनालिसिस को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे क्लिनिकल है, थेरापेटिक है, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए, मैनेजमेंट में, पर्सनालिटी, रिलेशनशिप एंड बिहेवियर में इसको यूज किया जाता है। अभी की आइडियाज ऑफ ट्रांजैक्शन एनालिसिस, एक प्रैग्मेटिक मतलब क्या, प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो क्या कर सकते हैं यूजुअली, कहाँ से ये मतलब यूज हो सकता है ट्रांजैक्शन एनालिसिस। ईगो एनालिसिस ऑफ ईगो स्टेट्स है, एनालिसिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन है, स्ट्रोकिंग है, एनालिसिस ऑफ लाइफ पोजीशन के बारे में हर एक चीजें जो है हम आज देखेंगे। अभी ईगो स्टेट का एनालिसिस, ईगो पहले ही मैंने बताया था, ईगो मीन्स व्हाट, आपने देखा होगा, पहले ही मैंने बताया था ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्योरी में ईगो स्टेट में सिगमंड फ्राइड बोलता है। क्या बोलता है सिगमंड फ्राइड ईगो स्टेट के बारे में? क्या है कि एक साइकोलॉजिकल क्या है, ये चीजें है यहाँ पे। ईगो में क्या होगा, उसका फीलिंग्स, पैटर्न ऑफ थिंकिंग, उसको कंसिस्ट पैटर्न ऑफ फीलिंग, कैसे भी फील कर रहा है, कैसे थिंकिंग कर रहा है, ये सभी मतलब कौन सा सिचुएशन है, इंटरनली उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आउटसाइड में ये हो रहा है। तो दो टाइप का एनर्जी यहाँ पे होता है, एक बायोलॉजिकल और एक है साइकिक। बायोलॉजिकल मतलब अपना भौतिक और मानसिक, जो दोनों भी है यहाँ पे ये होता है। और मानसिक मूवमेंट जो है मतलब हम कैसा रहेगा अपना मोशन ऑफ थिंकिंग, मतलब क्या होगा, हम कैसे सोच रहे हैं, हमारा एनर्जी कैसे एक्टिवेट हो रहा है, अपना बिहेवियर क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है यहाँ पे। ये सभी जो चीजें हैं, ये जैसे जैसे हमारा जो एज बढ़ता हुआ जाता है उसके आधार पर क्या होगा, हमारा ट्रांजैक्शन एनालिसिस का जो रहता है। जैसे यहाँ पे जो देखेंगे आप, ईगो स्टेट में 3 ईगो स्टेट है, पेरेंट ईगो, अडल्ट ईगो एंड चाइल्ड ईगो करके बोलते हैं। व्हाट इज द पेरेंट ईगो? पेरेंट ईगो यूजुअली जो है आप देखे होंगे बहुत सारे बच्चे जो है घर में आप जाएंगे, बड़े जैसा, पेरेंट मतलब बड़े जैसा बिहेव करते हैं। प्राइमरी ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ, अगर हम ईगो स्टेट का लेते हैं तो 5 साल बच्चे का जो है, 5 साल से पहले मतलब बिफोर 5 years का क्या होगा, उसका ईगो स्टेट डेवलप होता है, उसका इनर डिजायर या उसका बिहेवियर जो है वहां पे। कभी कभी आप देखे होंगे कि आप जाने के बाद एक बड़ा जैसा जो है वो बिहेव करता है, या एक पेरेंट जैसा बिहेव करता है। बट एक क्यूरियोसिटी है, और ये बच्चा क्या करेगा, एबिलिटी टू लर्न द फास्ट जो रहता है। और आपने देखा होगा अपने घर में जो देखिए नाना या दादा का रोल निभाते हुए बच्चों को हम देखते हैं। मतलब यहाँ पे जो है पेरेंट ईगो स्टेट का जो अगर रहता है मतलब यहाँ पे क्या होगा, थॉट ऑफ कंसेप्ट ऑफ लाइफ जो है यहाँ पे होता है। और यूजुअली
यहाँ पे दो कैटेगरी के बिहेवियर पेरेंट ईगो में क्या है, दो, क्रिटिकल पेरेंट एंड नर्चरिंग पेरेंट। क्रिटिकल पेरेंट मतलब क्या है, इवैल्यूएटिव रहेंगे, और उसका यहाँ पे यानी इस ईगो स्टेट पे जो भी व्यक्ति बैठता है कि हमेशा क्रिटिक यानी वो टीकाकरण करना जो है करते हैं। नर्चरिंग मतलब क्या है, नर्चरिंग मतलब क्या है, आपने खाना खाया है कि नहीं है, चाय पिया है कि नहीं है, तबीयत कैसा है, ये सभी जो है ना नर्चरिंग पेरेंट का जो है तो ये गुण उनमें रहता है। अडल्ट ईगो स्टेट, अडल्ट यानी यहाँ पे पेरेंट ईगो हो गया। अडल्ट ईगो स्टेट कैसे होगा कि मैच्योर्ड जो है यहाँ पे बिहेवियर है, सेल्फ लॉजिकल एनालिसिस रहता है, और जो भी मैसेज गिवन बाय द पेरेंट्स जो है वो क्या करेंगे, डू नॉट वर्क वेल इन लाइफ, सीम टू फॉल्स आल्सो। समटाइम जो है पेरेंटल मैसेज और कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टरी होने का चांसेस है, और ट्रस्ट, ऑनेस्ट, ये सभी जो है यहाँ पे रहता ही है। Adult ego state is a analytical. Adult ego state is a analytical and evaluative and logical in nature. Adult ego state analytical. Analytical मतलब क्या होगा, विश्लेषणात्मक। विश्लेष मतलब क्या है, जो भी है वो क्या करेंगे, एनालिस करके, इवैल्यूएशन करके। लॉजिकल इन नेचर, लॉजिकल इन नेचर मतलब क्या होगा, जो भी चीजें हैं सोच समझ के बात करेंगे। और यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ लाइफ जो है थॉट किया जाता है। चाइल्ड ईगो, चाइल्ड ईगो में क्या होगा, लॉजिक एंड रीजनिंग के आधार पे यहाँ पे रहता है। चाइल्ड ईगो जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम सिंपल टर्म में अगर देते हैं, अगर आप कुछ बोलेंगे इमिडिएटली उसके आंखों में क्या आएगा, आंसू आ जाएगा। और क्या करेंगे, क्यूरियोसिटी रहेगा, और ये सभी जो चीजें ये आता है। चाइल्ड में देखिए यहाँ पे नेचुरल चाइल्ड, कंप्लेंट चाइल्ड, और अडेप्टिव चाइल्ड एंड रेबिलियस चाइल्ड एंड लिटिल प्रोफेसर करके बोलते हैं चाइल्ड में। नेचुरल चाइल्ड मतलब क्या होगा, यहाँ पे उसका फीचर जो भी है, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, खेलने में बहुत है, और नॉर्मल लेवल ऑफ जो है गुस्सा रहेगा, सैडनेस रहेगा। ओके, नेचुरल मतलब पार्ट ऑफ द नेचुरल एंड नेचुरल जैसा जो है वो सोचेगा। देन कंप्लेंट एंड अडेप्टिव चाइल्ड, कंप्लेंट एंड अडेप्टिव कैसे होगा, सबमिसिव रहेगा एंड ओबिसिडेंट बिहेवियर रहेगा। और इस स्टेट में कंप्लेंट, इसमें हमेशा कंप्लेंट करता रहेगा, असर्टिवनेस बिहेवियर रहेगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इसमें रहेगा, और उसको लगता है हर एक व्यक्ति उसको क्या करना पड़ेगा कि उसको प्रशंसा करे, ऐसा बिहेवियर रहता है। रेबिलियस मतलब क्या होगा, जो भी व्यक्ति में ये है तो वो व्यक्ति का जो है मतलब कुछ भी बोलेंगे तो रेबेल, रेबेल मतलब क्या है, कुछ भी करेंगे तो वो क्या करेगा, आपके ऊपर गुस्सा करके वो ये हो जाएगा। तो यूजुअली ये बॉसिज्म दिखाएगा, अपना सबऑर्डिनेट स्टाफ को बॉसिज्म दिखाएगा, इस ईगो स्टेट में जो रहने वाला है। देन थर्ड जो है लिटिल प्रोफेसर करके बोलते हैं, मतलब लिटिल प्रोफेसर इन्वॉल्व नेचुरल विट एंड ह्यूमर है, और ये जो भी है लिटिल प्रोफेसर का इसमें जो है अ वेरी पावरफुल एंड कंस्ट्रक्ट ह्यूमन बिहेवियर है ये, और अनस्कूल्ड विजडम यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा इनका इसमें,
और ये तीनों जो भी मैंने बताया है ऊपर वाला, ये सभी क्या होगा देखिए, एक एक बेसिक फीचर्स, टोन वाइज, वर्ड्स यूज, बॉडी पोस्चर कैसे रहेगा, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे रहेगा, इनर फीलिंग कैसे रहेगा, ईगो स्टेट के बारे में। अगर क्रिटिकल सीपी, क्रिटिकल पेरेंट का अगर ईगो स्टेट है तो बेसिक फीचर क्या है, मूल्य को ये करेगा, बिलीफ को, प्रेजुडाइज, डूज एंड डोंट्स पता है, उसका वॉइस टोन कैसे रहेगा, क्रिटिसाइज, अक्यूज रहेगा, और शब्द कौन सा यूज करता है, शुड, आउट, मस्ट करेगा। इनर फीलिंग, टीच अ लेसन, और नर्चर पेरेंट, केयरिंग, सिंपैथेटिक, हैव अ फेथ, और शोइंग कंसर्न, सपोर्ट एंड हेल्प। अडल्ट में फैक्ट्स, रीजंस, एनालिसिस है, रिफ्लेक्टिव है। और यूजुअली अडल्ट में जो भी प्रॉब्लम आएगा, कैसे अल्टरनेटिव क्या है प्रॉब्लम को, वैसे ये किया जाएगा। अंडरस्टैंडिंग माइंड रहता है। नेचुरल चाइल्ड क्या है, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, और ये रहता है कंप्लेंट, ओबीडियंट, सबमिसिव, और ये रहता है। देन रेबिलियस मतलब क्या होगा, एग्रेसिव रहेगा, गुस्सा करेगा, मारने के लिए जाएगा, फाइट और फाइट के बारे में होगा, एंड ये रहता है। अभी एनालिसिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस के बारे में हम देखेंगे ना, ट्रांजैक्शन एनालिसिस में सेल्फ अवेयरनेस के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस है, पैरेलल और कंटेम्परेरी ट्रांजैक्शंस है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एग्जांपल्स बताना चाहूंगी पैरेलल का ट्रांजैक्शन। एक है, एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए, आप ये रिपोर्ट को लिख पाओगे क्या, ये जो है अगर है तो क्या होगा, मैं करूंगा, आपको ईमेल करूंगा, ये क्या है, दिस इज एग्जाम, एक्सचेंज वाज अडल्ट टू अडल्ट। ये जो भी ट्रांजैक्शन एनालिसिस हो रहा है, देखिए क्या है, एग्जाम्पल 1 कि आप ये रिपोर्ट लिख पाओगे क्या, तो दूसरा व्यक्ति बोलता है हाँ मैं करूंगा, आपको ईमेल करूंगा। दिस इज एग्जाम्पल्स ऑफ अडल्ट टू अडल्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, आज आप ये जो भी मीटिंग है इसको स्किप करके मेरे साथ क्या करोगे, आप पिक्चर देखने के लिए आओगे क्या, तो दूसरा बोलेगा हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे ये काम नहीं करना है, बहुत हो गया काम, तो कहाँ जाना है बताइए। ये क्या हो गया, ये जो भी है, एक कौन सा इमोशनल एक्सचेंज हो रहा है, किसके बारे, किसके बीच में, चाइल्ड टू चाइल्ड के बीच में। आज आप अपना रूम क्लीन करोगे क्या, और अगर भी मतलब क्या करेगा यहाँ पे, आप मुझे ये बोलना बंद कीजिए, ऐसा मतलब चाइल्ड टू पेरेंट। तो ये कंटिन्यू जो है, हम क्रॉस ट्रांजैक्शन भी देखते हैं, यानी अडल्ट टू अडल्ट, चाइल्ड टू अडल्ट, या पेरेंट टू चाइल्ड, ये सभी जो चीजें अलग अलग हिसाब से हम लोग ये करते हैं। अभी हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे ईगो स्टेट का टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स, स्ट्रोक्स जो है, स्ट्रोक्स का कैसे होता है क्लासिफाइड, जो है यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक स्ट्रोक जो है यहाँ पे होता है। मतलब पॉजिटिव कैसे होगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, करूंगा तो अनकंडीशनल रिवॉर्ड। आप अभी लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे ना, कोई बोल रहा था आपके इधर, मैं पहला होमवर्क कंप्लीट करूंगा बट बाद में मुझे मैगी देना चाहिए, मैं पहला होमवर्क ये क्या है, पॉजिटिव बट कंडीशनल, पॉजिटिव बट कंडीशनल। मैं होमवर्क पूरा करूंगा, मुझे टीवी देखने के लिए रिमोट देना चाहिए, दीज आर दी पॉजिटिव है बट कंडीशनल। कुछ अनकंडीशनल रहता है, कुछ कंडीशनल रिवॉर्ड रहता है। नेगेटिव में क्या होगा कि नहीं मैं होमवर्क नहीं करूंगा, मुझे जो पनिशमेंट देना है मुझे दे दो, मैं उसके लिए मैं तैयार हूँ, तो ये नेगेटिव है। बट यूजुअली इंटरनल, एक्सटर्नल, कंडीशनल, अनकंडीशनल, ये सभी जो चीजें यहाँ पे आ जाता है।
अभी हम लोग जो है ये ट्रांजैक्शन एनालिसिस में, देखिए ट्रांजैक्शन एनालिसिस में अगर हम बातें करते हैं तो नॉन वर्बल स्टोकिंग, फिजिकल टच, बॉडी लैंग्वेज, रिटर्न मैसेज, गिफ्ट्स, टाइम स्ट्रक्चरिंग, ये सभी जो चीजें यहाँ पे आ जाता है। तो जब भी आप जो भी आप बात ये करोगे ट्रांजैक्शन एनालिसिस में, तो यहाँ पे जो है लाइफ पोजीशन के बारे में हम बात करेंगे। ट्रांजैक्शन एनालिसिस में वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो है लाइफ पोजीशनिंग। लाइफ पोजीशन में कैसे कैसे होता है, जनरल फीलिंग अबाउट द लाइफ, जनरल फीलिंग अबाउट स्पेशली अनकॉन्शियस, जो माइंड के हिसाब से, देखिए अनकॉन्शियस में आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, यू आर ओके बट आई एम नॉट ओके, ये सभी चीजें जो है यहाँ पे लाइफ पोजीशन में आता है। तो ये क्या है, ये चीजें क्या है ट्रांजैक्शन एनालिसिस में, कि पर्सन टू पर्सन जब भी हम बातें करते हैं, जब भी हमारा जो एनालिसिस होता है, तो ये क्या चीजें है, जैसे जैसे ग्रो अप होता है लोगों का जो है अजम्पशन देमसेल्स, अपने बारे में, लोगों के बारे में जो होगा ना, ये सभी आ जाता है। अभी इस लाइफ पोजीशन में आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, मतलब मैं ठीक नहीं हूँ, आप ठीक है। यूजुअली दिस इज अ यूनिवर्सल पोजीशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड का ये पोजीशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं ठीक नहीं हूँ, आप ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन में क्या होगा, यहाँ पे जो भी बच्चा है तो आई एम नॉट ओके बट यू आर ओके, इसमें क्या होगा, फीलिंग ऑफ सैडनेस, इनएडिक्वेसी, यानी इस पोजीशन में जो भी लोग रहेंगे तो क्या है, सैडनेस, आई एम नॉट ओके बट यू आर ओके, मैं ठीक नहीं हूँ, आप ठीक है। क्या होगा कि उसका अंदर क्या है, सैडनेस है, इनएडिक्वेसी है, और इनकम्प्लीट है, और इन एक्सपीरियंस है, इन इंफीरियर है, मतलब अपने आप को दूसरे को बारे में क्या कर रहा है, कम सोच रहा है, एंड डिफिकल्ट सिचुएशन को क्या है, अवॉइड करना चाहते हैं, एंड वो लोग जो है उसको लगता है कि नहीं, मैं जिंदगी में ये मैं मुझे समझ में ही नहीं आएगा, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लिख पाऊंगा, ये सभी जो चीजें है ना, ये पोजीशन में रहने वाला व्यक्ति सोचता है आई एम नॉट ओके, मैं ठीक नहीं हूँ, आप ठीक है, मतलब आपका अच्छा है बाबा, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरा देखो कैसा है कंडीशन, मतलब अपने आप को इंफीरियर सोचना इनका काम, मतलब यूजुअली ऐसा पोजीशन में जो व्यक्ति रहता है, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, मैं भी ठीक नहीं हूँ, आप भी ठीक नहीं है, दिस इज द सेकेंड पोजीशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, ये एनालिसिस। तो यहाँ पे जो है ये डेवलप कैसे होता है, कि जब बच्चों को पेरेंट इग्नोर किया जाता है, रिस्पेक्ट बहुत कम दिया जाता है बच्चों को, रूड एंड नेगेटिव कमेंट्स दिया जाएगा, अरे आप बुद्धू हो, आप हमेशा क्या है, बच्चों को हम गाली देते रहते हैं ना, क्या गाली देते रहते हैं, अरे तुम्हारे से तो कुछ भी नहीं हो सकता है, तुम तो जीरो है, ऐसा हम यूजुअली बच्चों को बोलते रहते हैं। यू विल नेवर लर्न, मतलब आप सीखेंगे ही नहीं है, ऐसा जो है बचपन से जब पेरेंट्स बोला जाता है तो ये फीलिंग, मतलब ये जो है डेवलप होता है, उनको लग रहा है कि ये पूरा जगत मिजरेबल है, कुछ काम का नहीं है, और वो लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे, बहुत ही लो इंटरेस्ट रहता है इनका लोगों का लाइफ के बारे में, वो छोड़ना चाहते हैं, कभी कभी बहुत सारा जो यहाँ पे मतलब मुश्किलें जो भी रहेगा उसको फेस नहीं करना चाहेंगे, और रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे, रॉन्ग डिसीजन लेने का चांसेस रहता है।
नेक्स्ट पोजीशन है आई एम ओके यू आर नॉट ओके। सी इस पोजीशन में कैसा होगा चिल्ड्रन का डेवलपमेंट, बट हमेशा उनको लगता है उसका पेरेंट्स को कि वो बच्चा ही ठीक, अब उसका बच्चा ही ठीक है करके, और बच्चों को ये बोलेंगे, मतलब उसको ज्यादा ये करेंगे कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत ये किया। तो ये जो चीजें है यहाँ पे पोजीशन में, ये क्या करता है ये व्यक्ति, मतलब वो जो भी करेगा लोगों, यानी उसका पेरेंट जो भी रहेगा उसका बच्चे को क्या है, वो जो भी करेगा वही सही है। तो वो बच्चे को क्या लगता है कि वही सही है, तो इसलिए वो दूसरे को नीचे दिखाएगा, और अपना अचीवमेंट के बारे में, अपना पावर स्टेटस जो है वो क्या करेगा, तो मतलब क्या बोलते हैं ना, दूसरे के कंधे पे गोली चलाना, आप पता है ना, आप सभी जानते हैं। तो ये जो है ना, ये पोजीशन वाला आई एम ओके यू आर नॉट ओके में आता है। मतलब वो खुद के बारे में, वो खुद आगे नहीं आएगा, दूसरों को ये करके वो अपना काम करवाना चाहेगा। तो ये जो है ये लाइफ पोजीशन में रहता है। आई एम ओके यू आर ओके, मतलब मैं ठीक हूँ आप भी ठीक है। तो इसमें दिस इज द आइडियल हेल्दी एंड कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव पोजीशन जो रहता है, वो क्या करेगा खुद के बारे में फीलिंग भी अच्छा रहेगा, और साथ में जो सामने वाला जो भी रहेगा उसका भी फीलिंग। दिस इज द फोर्थ जो पोजीशन जो है कॉन्शियस डिसीजन लेने में इंडिविजुअल रहता है। बट फर्स्ट थ्री पोजीशन जैसे मैंने बताया था, आई एम ओके यू आर नॉट ओके, यू आर ओके आई एम नॉट ओके, बट अभी क्या है आई एम ओके एंड यू आर ओके, मैं भी ठीक हूँ। ये जो पोजीशन जो है ये पॉजिटिव आउटलुक है। ये लोग जो है लाइफ में वेरी हैप्पी है, प्रोडक्टिविटी है, एनर्जेटिक है, पीस ऑफ माइंड रहेगा, और साथ में जगत के साथ जो भी जिंदगी में वो अच्छा करेंगे। और ये क्या करेंगे, जो भी चैलेंजेस आएगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, और ये जो लाइफ होल्डिंग पोजीशन में जो है सेल्फ डायरेक्शन में रहेंगे, अच्छा काम करेंगे अपना सबॉर्डिनेट के साथ, और डोमिनेंट स्टाइल नहीं रहता है, कोलैबोरेशन स्टाइल रहता है, म्यूचुअल ट्रस्ट रहेगा, शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी रहेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी विद अदर्स रहेगा, लोगों का सुनेंगे, क्रिटिसिज्म भी करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे, और गुड प्रॉब्लम सॉल्वर रहते हैं, और लाइफ में बहुत सक्सेस ये पाते हैं, सेटिस्फैक्शन विद द वर्क, काम में बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा उनको, और खुद भी हैप्पीली रहेंगे, मतलब खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे। ये जो चीजें है ना लाइफ पोजीशन इन द, ये ट्रांजैक्शन एनालिसिस में क्या बोलता है पता है आपको? सी आप कहाँ पे बैठ रहे थे कि आई एम नॉट ओके यू आर ओके, आप उसमें है क्या? आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके, आप मैं भी ठीक नहीं हूँ आप भी ठीक नहीं है, यू यू आर ओके बट आई एम नॉट ओके, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारा लाइफ पोजीशन में कौन सा होना चाहिए, आई एम ओके एंड यू आर ऑल्सो ओके, मतलब मैं भी ठीक हूँ आप भी ठीक है, ऐसा जो है अगर अपने को ये करना है तो लाइफ पोजीशन में ये जिंदगी में सक्सेस होना है तो हमेशा आई एम ओके एंड यू आर ओके इसमें लाइफ पोजीशन में होना चाहिए। किसी को यहाँ पे पूछना है कुछ और, एनी क्वेश्चंस? कुछ क्वेश्चंस है आपका, समझ में आए? यस और नो बताइए। वो भी है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बताना चाहूंगी वो भी बहुत इंटरेस्ट, जैसे जैसे आप पढ़ाई करोगे उतना इंटरेस्टिंग आता है ना। अपना जिंदगी में बहुत मदद करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमें पढ़ना है, केवल इंडिविजुअल बिहेवियर का नहीं है, केवल इंडिविजुअल बिहेवियर को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं उसके लिए नहीं है, बट अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट के लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, फिर मैं अभी कंटिन्यू करती हूँ। अभी नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ रहा है फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। इसमें देखिए ग्रुप एंड ग्रुप डायनामिक्स आता है। व्हाट इज अ ग्रुप? ग्रुप मतलब क्या है, ये छोटा जो है 2 से 3 या उससे ज्यादा जो व्यक्तियों का ग्रुप बनता है। तो देखिए ग्रुप एंड ग्रुप डायनामिक्स,
इंडिविजुअल बिहेवियर एंड ग्रुप बिहेवियर बहुत ही अलग है, आप मानती है ना? इंडिविजुअल बिहेवियर एंड ग्रुप बिहेवियर अलग ही है. ग्रुप डायनामिक इज अ सोशल प्रोसेस which people interact face to face in a small group. मतलब क्या है, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, यहाँ पे लोग इंटरेक्ट करते हैं स्मॉल ग्रुप में. टाइप्स ऑफ ग्रुप अगर हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ ग्रुप में कौन कौन सा है? प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप. प्राइमरी ग्रुप मतलब क्या है? फेस टू फेस इंटरेक्शन रहेगा अमंग द मेंबर्स. सेकेंडरी ग्रुप में क्या रहेगा? मोर फॉर्मल, जनरल एंड रिमोट रहेगा. जैसे आपका प्राइमरी ग्रुप में ब्रांच लेवल पे क्या है, आप 4 या 5 लोग हैं और एक एवरीडे आप मिलते हो और बातचीत करते हो सामने सामने, दैट इज द प्राइमरी ग्रुप. सेकेंडरी ग्रुप में क्या होगा? पूना डिस्ट्रिक्ट सिंगल कोऑपरेटिव बैंक में कितने भी आप सभी एम्प्लॉय है, 1500 एम्प्लॉय है, तो 1500 एम्प्लॉय का क्या ग्रुप है ये? दिस इज अ सेकेंडरी ग्रुप. यूजुअली फॉर्मल, जनरल एंड रिमोट एरिया से आप ये करते हैं. सेकेंड जो है मेंबरशिप एंड रेफरेंस ग्रुप. रेफरेंस ग्रुप मतलब क्या होगा कि यहाँ पे इंडिविजुअल आइडेंटिटी के लिए, जैसे XYZ के बारे में अगर कोई आप रेफरेंस दे दो, तो XYZ के बारे में अगर मेरा पहचान है तो वो व्यक्ति का रेफरेंस के लिए मुझे बोला जाता है, तो वो क्या है? रेफरेंस ग्रुप. और साथ में मेंबरशिप ग्रुप आप सभी जानते हैं. अगर आप कुछ मेंबरशिप लेते हैं, जैसे आपका जो स्कूल का या कॉलेज का या पोस्ट ग्रेजुएशन का जो अलमनाई एसोसिएशन है, वहां पे भी आपका मेंबरशिप रहेगा. या कुछ जो क्लब से, क्लब का मेंबरशिप आपने लिया होगा, तो 2003 मेंबरशिप ग्रुप है. कमांड एंड टास्क ग्रुप. कमांड ग्रुप मतलब क्या होगा? यहाँ पे कमांडर यूजुअली जो है मिलिट्री में होता है, वो अपना सबऑर्डिनेट को क्या करता है? कमांडर देता है. टास्क ग्रुप मतलब सम टास्क के लिए जो ग्रुप बना है, जैसे आपका जो रिकवरी के लिए एक टास्क है, तो उसके लिए जब ग्रुप बनता है तो उसको टास्क ग्रुप है. यानी कुछ पर्टिकुलर जो अचीवमेंट के लिए, जैसे कुछ प्रोजेक्ट है या कुछ इवेंट्स है, तो उसके लिए ग्रुप बना है, दैट इज अ टास्क ग्रुप है. फॉर्मल. फॉर्मल मतलब क्या होगा? तो यहाँ पे जैसे ऑर्गेनाइजेशन, मिशन, गोल, इन सबको अचीव करने के लिए जो फॉर्मल ग्रुप है, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह फॉलो किया जाता है. इंटरनल ग्रुप. इंटरनल ग्रुप में जो है अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ये ग्रुप को ये किया जाता है, जैसे पर्पस, साइज, रिटर्न, ये सभी जो ओरिजिनल जो आता है. किस कारण के लिए ग्रुप बनता है? एक है कंपेनियनशिप के लिए. मतलब हम वाई कंपेनियनशिप? बिकॉज मैन इज अ सोशल एनिमल, बोलता है ना, मानव क्या है? सामाजिक प्राणी है. तो मैन इज अ सोशल एनिमल, तो इसके लिए उसको विदाउट, अकेला आप रहना चाहते हो तो बिल्कुल नहीं है. आप बस स्टॉप पे खड़े रहेंगे तो वहीं पे भी आप क्या करोगे? अपना एक दो लोगों का ग्रुप बना के ही आप ये करते हो, लोगों के साथ बातचीत करते हुए भी. कंपेनियनशिप के लिए ग्रुप बनता है. सेम ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए ग्रुप बनता है. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, माहिती के लिए ग्रुप बनता है. जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए ग्रुप बनता है. हमारा जो फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन को निकालना है, उसके लिए ग्रुप बनता है. अपना जो सांस्कृतिक वैल्यू है उसको प्रिजर्व करना है, तो उसके लिए ग्रुप बनता है. नया आइडिया हमें क्रिएट करना है, उसके लिए ग्रुप बनता है. वाई ग्रुप्स आर इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट क्यों है ग्रुप के लिए? मैनेजर एबिलिटी को, उसका गैप को फिलअप करना है, तो उसके लिए. प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, नॉलेज शेयरिंग के लिए चाहिए. बेटर कोऑर्डिनेशन, अलग कोऑर्डिनेशन, स्मूथ वर्क, इंफॉर्मेशन के लिए ग्रुप चाहिए. और ग्रुप क्या है? गुड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है. यहाँ पे सबऑर्डिनेट के साथ बेटर जो है रिलेशन रहेगा. और कोहेसिव ग्रुप रहेगा. कोहेसिव मतलब क्या है? बहुत अच्छा तरह काम कर रहे हैं तो सेटिस्फैक्शन और रिजल्ट रहेगा. एब्सेंटिज्म कम रहेगा. बार बार छुट्टी डालना, क्यों ये करना, ये रहता है. एम्प्लॉय बिहेवियर को क्या है? कंट्रोल कर सकते हो ग्रुप के कारण. अगर देखिए, अगर मैनेजर है, मैनेजर एक मैनेजर है, जेड जो एम्प्लॉय है उसका बिहेवियर का प्रॉब्लम है, तो उस वक्त
एक्स मैनेजर को क्या बोलेगा, आप खुद ना डायरेक्टली ना बोलते हुए वाई को बोलेगा कि आप थोड़ा उनको समझाइए, उसका बिहेवियर को ठीक करना है। तो ये है ना एफिशिएंट मीन्स ऑफ कंट्रोल के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत अच्छा आता है, मतलब मदद करता है। और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी और प्रोसीजर्स को एक्सेप्ट करने के लिए क्या है यहाँ पे, चेंजेस जो भी आता है उसके लिए भी ग्रुप की जरूरत पड़ता है। ओके, यहां तक ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप बिहेवियर बोलती हूँ, क्योंकि उसको टाइम लगता है थोड़ा सा, इसलिए। किसी का यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है? एनी क्वेश्चंस? किसी का कुछ क्वेश्चंस है क्या?